बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही है। नाज़रीन, एक अच्छा इक़दाम और हमारी कोशिश होती है कि हुकूमती तमाम अच्छे इक़दाम की निशानदही भी की जाए, उसे सराहा भी जाए। और आपके जो एक अहम इक़दाम उठाया जा रहा है, इस्लामाबाद में तैनात सरकारी मुलाजमीन की हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग का अब फैसला किया गया है, जबकि तमाम वजारतों इदारों के मुलाजमीन की हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग होगी, जिसका आगाज़ आज से ही किया जा रहा है। जी हाँ, वफाकी वज़ीर जो है मुस्तफ़ा कमाल वजारत सेहत से हेपेटाइटिस का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हुकूमत हेपेटाइटिस पॉजिटिव सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम करेगी। और वज़ीर आज़म जो है वो भी इस वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस प्रोग्राम के तहत मनसूबे के लिए 67 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल में भी अगर हम देखें तो पीएम हेपेटाइटिस प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। और ज़रा ये भी कहते हैं कि पीएम हेपेटाइटिस प्रोग्राम के लिए 50,000 टेस्टिंग किट्स भी खरीदी गई हैं और इन्हीं से अब सैम्पलिंग की जाएगी और जो लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला होंगे उनको अद्वियात भी फ्राहम की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप 5 स्टोरीज की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहले आज तज़किरा होगा माइक्रोचिप हुआ खत्म जनाब, क्योंकि नादरा ने QR कोड पर मबनी कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करा दिया है। इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जिनके पास ये QR पर मबनी शनाख्ती कार्ड्स नहीं हैं और पुराने चिप्स वाले शनाख्ती कार्ड हैं, क्या वो वैलिड रहेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर आज तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ कल 19 अगस्त से शुरू होगी। क्या ज़ख्मी बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेल पाएंगे या नहीं, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। और हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, इंग्लैंड के दरमियान कहीं हम सफ़र तो नहीं करेंगे, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। जी, और फिर बात होगी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार मानसून बारिशों की, जिसके बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई है और आसपास की आबादियां इससे हर साल की तरह इस बार भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। क्या मुस्तकिल सदेबाब मुमकिन है ही नहीं, या फिर इंतज़ामिया की गफलत के बायस हर साल ये मसला दरपेश होता है? इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। और उसके बाद बात होगी नए सूबे पुरानी बहस, क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स कायम होने चाहिए, क्या नए सूबे बनने से पैसों की बचत गवर्नेंस में बेहतरी आ सकती है, और क्या फिर उसके बाद हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि गुड गवर्नेंस होगी, इस पर भी तफसील से आगे चल के जायज़ा लेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि खूबसूरत लगना किसे अच्छा नहीं लगता जनाब, क्योंकि खूबसूरत लगना सभी की ख्वाहिश होती है। तो किस तरह से खूबसूरत जल्द को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, माहिरीन की आरा शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं नादरा के एक अच्छे इनिशिएटिव का। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा ने पाकिस्तान में तैयार करदा QR कोड पर मबनी नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवा दिया है। और ये जो नया कौमी शनाख्ती कार्ड होगा, ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल पर पाकिस्तान में तैयार किया गया है और नए शनाख्ती कार्ड में दरामदी माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड को शामिल किया गया। इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसके ज़रिए भी आप अपने तमाम मामलात या जो जहाँ आपको अपने ID कार्ड की ज़रूरत होती है वो ज़रूरियात आप पूरी कर सकेंगे। तो यकीनी तौर पे ये भी आवाम के फ़ायदे के लिए है और ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्या है? बिल्कुल, ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, समर पर भी बात करेंगे हम। और हमारे साथ मौजूद हैं शबाहत अली, तर्जुमान नादरा। वेलकम टू शो कहेंगे शबाहत साहब आपको। और शबाहत साहब, यही हम जानना है आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था चिप वाले ID कार्ड जो है वो मुतारिफ करवाए गए थे और फिर तमाम लोगों को ये कहा गया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर ट्रांसफ़र हो जाए और उसका फ़ायदा भी हुआ हमें। लेकिन चिप वाला ID कार्ड भी काबिल कबूल था, फिर आपको ये नई इनोवेशन इसके अंदर क्यों करने की ज़रूरत पड़ी और इसका फ़ायदा क्या होगा आम शहरी के लिए, अगर आप समझा पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपका शनाख्ती कार्ड होता है ये एक करेंसी नोट की तरह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी एक वैल्यू है और ये आपकी वेरिफिकेशन के भी काम आता है। जैसे एक करेंसी नोट होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो रियल है या अनरियल है, और अगर वो अनरियल हो तो कोई नुकसान ऐसा दे सकता है जिसे इकोनॉमिक सिस्टम को नुकसान है। इसी तरह CNIC भी अनरियल हो सकते हैं और वो आपकी गलत शनाख्त नहीं बना सकते हैं। तो जब शनाख्ती कार्ड नादरा ने पहली दफ़ा भी इशू किया था तो हमारे लिए पहला पैरामाउंट चैलेंज ये था कि इसकी जालसाजी को रोकने के लिए क्या तदारुक हो सकता है। और ये जो चिप की टेक्नोलॉजी हमने तकरीबन 18 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि जो कार्ड के ऊपर डाटा मौजूद है, इस डाटा की वेरिफिकेशन अगर करनी हो
तो चिप रीडर के ज़रिए हो सकेगी। मैं आसान मिसाल पेश करता हूँ, आप ATM की मशीन पर गए, कार्ड बेशक आपका जैसा भी हो, जिस भी बैंक का हो, उसकी चिप जब चिप रीडर में रीड होगी तो उसको पता लगेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है और उसमें कितने पैसे, उसके हिसाब से तमाम डेटा आपका। सो सिमिलरली ऐसे चिप रीडर्स लगने थे मुल्क भर में, जो पुलिस के पास या अस्पतालों में होने थे या स्कूल्स में होने थे। आप बच्चे के एडमिशन के लिए गए, उसने चिप रीडर में डाला और उसको कंफर्म हो गया कि आपका कार्ड ओरिजिनल है। ये कॉन्सेप्ट था। अब अनफॉर्चुनेटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन और डिपार्टमेंट्स ने मिलकर करनी थी, जो कि समहाउ नहीं हो सकी। एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये है कि दुनिया में अब जो वेरिफिकेशन है वो बहुत आगे चली गई टेक्नोलॉजी, और वो मोबाइल बेस्ड हो गई है। क्योंकि मोबाइल QR कोड रीडर अगर आप सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में मौजूद है तो आपको किसी हार्डवेयर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से हमें QR कोड रीडर की तरफ आना पड़ा, और ये जो हमने QR कोड वाला शनाख्ती कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, आप ये समझिएगा कि इसकी वेरिफिकेशन बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, इसका डुप्लीकेट एक तो ये बताएगा शहबाज साहब कि वो मुमकिन नहीं हो सकेगा क्या? इसके ऊपर वो जो 2 नंबरी है, चीटिंग जिसको कहा जाता है, वो पॉसिबल नहीं होगी? फिर पॉलीकार्बोनेट मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इसकी क्या खासियत है? अगर मटेरियल की बात पहले कर लें तो ये समझ लीजिएगा कि जो हम चिप जो थी वो जब लगा रहे थे कार्ड्स के अंदर, तो वो चिप हमारी बाहर से इंपोर्ट होकर आती थी, और जब तक वो चिप नहीं पहुंची हम उस वक्त तक कार्ड नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते थे। तो ये जो मटेरियल है ये एंड टू एंड पाकिस्तान मेड है, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर और फिर इसकी फिनिश प्रोडक्ट तक ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही है। तो हम किसी कंट्री के ऊपर मोहताज नहीं है, मजबूर नहीं है, हम डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की कि इसका जो आपने कहा जालसाजी को कैसे इसका तदारुक होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर 2 QR कोड्स हैं। मसलन मैं आ रहा हूँ एक न्यूज़ और दरवाजे पे मैं अपना शनाख्ती कार्ड प्रेजेंट करता हूँ, तो आपका जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है वो मेरे शनाख्ती कार्ड पे अपने मोबाइल फ़ोन से उसके QR कोड को स्कैन करेगा और फिर मेरे चेक करेगा फ़ोन। और जब मेरा चेहरा स्कैन हो जाएगा तो उसके मोबाइल पर अपीयर होगा कि ये शख्स बिल्कुल ठीक शनाख्ती कार्ड लेकर आया है, ये इसी का शनाख्ती कार्ड है। सिमिलरली अगर फेशियल रिकग्निशन भी फेशियल रिकग्निशन शामिल है, जो कि न सिर्फ ऑनलाइन काम करेगी बल्कि ऑफलाइन भी काम करेगी। ठीक है। यानी मेरा ऐसे ऑफलाइन इसका मतलब है कि इंटरनेट नहीं है, आपका खान में है, नारान में या उससे आगे है कहीं, और आपको कहीं होटल में आप चेक इन कर रहे हैं, होटल वाला उसको एक दफ़ा वेरीफाई करना चाहता है, किसी से को लेन देन है, खरीदो फरोख्त है। तो इस तरह के मामलात में QR कोड। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो वेरिफिकेशन के लिए 2 किस्म के हैं। एक तो इंडिविजुअल जो है वो अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, जो कि नादरा की ऑफिशियल ऐप है, उसके ज़रिए कर सकते हैं, और जो दीगर इदारे हैं उनको हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर देंगे जो इसकी। अच्छा शहबाज साहब, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम कि जो तमाम इदारे हैं, अगर हम बच्चे की वेरिफिकेशन कराने चले जाएं, इवन अपना कोई बे फॉर्म नादरा के अंदर या कोई बच्चे की बाकी जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं दीगर, उनको करवाने चले जाएं, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मराहल से गुजरना पड़ता है। कभी हमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट, कभी हमें बे फॉर्म, कभी रजिस्ट्रेशन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नादरा इन तमाम इदारों के साथ क्या अलाइन हो रहा है कि वो उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही ना रहे जब एक ID कार्ड, क्योंकि अब तो बच्चों के भी स्मार्ट कार्ड्स बनते हैं, तो क्या ये बच्चों के भी बन सकेंगे कि उनको बे फॉर्म की रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े? क्योंकि एक पूरा प्लंदा होता है जो कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चे के साथ साथ मूव करता है, उन चीज़ों की ज़रूरत ना रहे। तभी पेरेंट्स के लिए तो आसानी होगी, या फैमिलीज़ के लिए आसानी होगी कि उनको वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक कार्ड जो कि आप बता रहे हैं वो बन पाएगा, तो उसके बाद आसानी हो जाएगी वेरिफिकेशन। बिल्कुल जी, जहाँ तक बच्चों के कार्ड की आपने बात की, पहले वहीं से शुरू करते हैं। वो कार्ड बुनियादी तौर पे बे फॉर्म की एक कार्डेड शक्ल है, जो हम इसलिए देते हैं कि बाज़ जगहों पर ये इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, बाज़ जगह तालीमी इदारों की, और बाज़ जगह सेहत से वाबस्ता कुछ महकमों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो एक बे फॉर्म की शक्ल है, और बे फॉर्म हासिल करने के लिए जो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है वो ये है कि यूनियन काउंसिल में बच्चे की पैदाइश का इंदराज हुआ हो, ठीक है, यानी कि बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट उसके माँ बाप के पास मौजूद हो। तो अगर माँ बाप के पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, उन्होंने बच्चे का बे फॉर्म बनवाया हुआ है, माँ बाप के अपने शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड नहीं है, माँ बाप ने अपनी शादी रजिस्टर कराई हुई है, तो किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट की किसी भी फैसिलिटी के लिए। लेकिन होता यह है हमारे यहाँ लोगों को चीज़ों की चूँकि अहमियत का इल्म नहीं होता, कई ऐसे केसेस आते हैं कि माँ बाप बच्चे को लेके आ जाते हैं और उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर नहीं कराई होती। तो हम उन्हें कहते हैं कि पहले आप अपनी शादी रजिस्टर करवाएंगे, फिर आप उसकी बाद मैट्रिक अपनी एक करवाएंगे, इसके बाद हम आपको एक फैमिली ट्री में डालेंगे, उसके बाद आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो इसलिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अगर आप अपनी जो ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं, जैसे कि शादी, तलाक, मौत,
से रिलेटेड जो वाक़यात हैं, अगर इनका इंदराज बर वक्त करवा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब कुछ इंदराज ऑनलाइन या आपके मोबाइल ऐप के ज़रिए भी मुमकिन है? हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। जो ये इंदराजात हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं। 4 वाक़यात होते हैं ज़िंदगी के, पैदाइश, शादी, तलाक और वफ़ात। इनको हम वाइटल इवेंट्स कहते हैं और इनका इंदराज यूनियन काउंसिल्स के अंदर होता है। लेकिन नादरा की जो पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन से आप किसी दूर अफ्तादा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और यहाँ लाहौर मूव हो गए हैं काम के सिलसिले में। सो आपकी यूनियन काउंसिल्स बहुत दूर है, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, मुल्तान है सिर्फ। तो आप यहाँ से जब अप्लाई करेंगे अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तो हम आपकी दरख्वास्त वर्चुअली उठाकर मुल्तान की रिस्पेक्टिव यूनियन काउंसिल को दे देंगे और उनसे जैसे ही अप्रूवल होगा सर्टिफिकेट प्रिंट करके आपके मोबाइल में पुश कर देंगे। अरे वाह। ये सहूलत हमने स्टार्ट कर दी थी। पहले तो पंजाब की 3 डिस्ट्रिक्ट से पॉलिट किया था, अब पंजाब की तमाम तहसीलें, तमाम अजला में और सिंध की तमाम तहसीलें, तमाम अजला इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जबकि बलोचिस्तान और KP में ये अभी पॉलिट स्टेज पे है और मखसूस इलाकों में अभी तक हम एक्सटेंड कर पाएँ। अच्छा शबाज साहब, मेरा बुनियादी सवाल भी यही था कि हम लोगों की मुश्किलात को आसान करने के लिए नादरा में अभी हम जो अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, जो मज़ीद चेंजिंग्स की जा रही हैं, वो हमारे लिए ही की जा रही हैं आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए, ताकि उनकी वेरिफिकेशन भी आसान हो जाए, धोखाधड़ी के भी जो बहुत ज़्यादा केसेस थे उनमें भी कमी लाई जा सके। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी तमाम इदारे आपस में बटे हुए हैं। वेरिफिकेशन के लिए ही तमाम इदारे अगर बटे हुए होंगे, इन तमाम इदारों को एक पेज पर नहीं लाया जाएगा, एक ही छत तले नहीं लाया जाएगा, तो मसाइल वही रहेंगे। जिस तरह अभी आपने कहा कि शादी का इंदराज, बच्चे की पैदाइश का इंदराज या फिर डेथ सर्टिफिकेट, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको पहले इस तरह की अमेंडमेंट्स करने से पहले इन तमाम इदारों को अलाइन किया जाए, एक ही छत तले लाया जाए, ताकि वेरिफिकेशन का सिर्फ एक ही सेंटर मौजूद हो, वहीं पर तमाम चीज़ें एक ही डाटे के साथ अलाइन होती चली जाए? ऐसा नहीं हो सकता? डाटाबेस पाकिस्तान में एक ही है और वो नेशनल डाटाबेस है। होता ये है कि जो वाक़यात हैं इनका इंदराज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही है। यानी ये वफाकी गवर्नमेंट को मैंडेट देने के बजाय सूबाई गवर्नमेंट्स के पास ये मैंडेट है जब से ये कवानीन बने हैं। और जो शहरियों का इंदराज है, चाहे वो 18 साल से ऊपर के हैं या 18 साल से नीचे के हैं, यानी बच्चे या बालिग शहरी, वो नादरा की जिम्मेदारी है। हमने इस हवाले से जो स्टेप फॉरवर्ड लिया है वो ये किया है कि सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो डाटाबेस है वो उनको सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है, जिसको हम IBMS सॉफ्टवेयर कहते हैं, CRMS सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर इनकी रजिस्ट्रेशन को हमारे साथ मरबूत करता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ द इवेंट्स, यानी शादी का जो रजिस्ट्रेशन है या बर्थ का रजिस्ट्रेशन है या तलाक का या वफात का, वो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में ही होना है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इस सिलसिले में हेल्प कर देती है। और जो आपने दूसरा लफ्ज़ कहा वेरिफिकेशन, वो एक अलग चीज़ है। वेरिफिकेशन नॉर्मली नादरा ही के साथ की जाती है। वेरिफिकेशन से मुराद ये होती है कि आप हबीब बैंक गए या आप किसी और बैंक गए या आपने किसी वीज़ा का अप्लाई किया और आपने अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए कि जी ये मेरा शनाख्ती कार्ड है और ये मेरी दस्तावेज़ात हैं, तो वो उसको एक मरतबा आपकी नेशनल डाटाबेस के साथ वेरीफाई करेंगे क्या इस CNIC नंबर के अगेंस्ट आप ही रजिस्टर्ड हैं या ये आप ही की तस्वीर लगी हुई है कार्ड पे। वो सर्विसेज नादरा प्रोवाइड करती है। उसके लिए हमने अब ये बड़ी सहूलत कर दी है कि जिन इदारों में जहाँ सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए आपको पहचाना जाता था, अब हमने उनको कह दिया है कि आप पिक्चर के ज़रिए भी आने वाले शहरी की लाइव वेरिफिकेशन हमारे साथ कर सकते। अच्छा शबाज साहब, हमने ये देखा, ये इस तरह के केसेस भी हैं कि किसी एक का फैमिली मेम्बर की डेथ हो चुकी है या निकाह भी इवन रजिस्टर करवाना है, तो आपका भाई या बहन कोई ब्लड रिलेशन साथ जाएगा या इन लॉज का कोई ब्लड रिलेशन साथ जाएगा। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो कोई तो अपना निकाह भी रजिस्टर नहीं करवा सकता, अपनी ID कार्ड को नहीं बनवा सकता। ये बहुत सारी पेचीदगियाँ ऐसी हैं जो कि साल से चली आ रही हैं। इन पर कोई काम हुआ अब तक? हमने इस पर काफ़ी सहूलत कर दी है। पहले तो इस मसले को ज़रा आप फ्लिप साइड ऑफ द आर्गूमेंट देखिएगा। यानी कि अगर किसी भी फ़र्द को ये बग़ैर इंडोर्समेंट के इख्तियार मिल जाए कि वो किसी को भी जाके डेड डिक्लेयर कर दे, तो फिर ये बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक बंदा जो कि मौजूद होगा, उसके काम चल रहे होंगे, वो कोई उससे लड़ाई झगड़ा करे जाके उसको डेड डिक्लेयर कर दे, तो ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है। इसलिए ये इसके अंदर काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। हमने किया ये था कि इसके अंदर एक अटेस्टेशन प्रोसेस था, उसको आसान यूँ कर दिया कि अब आपका ब्लड रिलेटिव आपको अटेस्ट कर सकता है। पहले तो ये था कि 17वें ग्रेड का अफसर हो और अबव या कोई अवामी नुमाइंदा हो, तो एक तो ये सहूलत जनरेट कर दी। दूसरी सहूलत ये जनरेट कर दी कि आपको साथ ले जाने के बजाय नादरा ने एक पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन दे दी है और उस एप्लीकेशन के ज़रिए
आप अपने भाई को या अपनी बहन को या बेटे को या माँ बाप को कह सकते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन कर दें। सो उसमें सेंटर तक जाने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। और अगर आप हमारे पिछले 2-3 साल में किए जाने वाले इक़दामात को एक क्विक लुक में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सेंटर्स तक उनको ना आना पड़े। ज़्यादातर सर्विसेज हम उनको मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू दे रहे हैं, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन हमारी पाक आइडेंटिटी उसके थ्रू दे रहे हैं। और जो हम लोग मोबाइल यूज़ नहीं कर पाते उनके लिए हमने अपनी फ्रेंचाइज नेटवर्क रखा हुआ है जिसका नाम है ई सहूलत। और ई सहूलत के 5000 से ज़ायद मराकज़ पे हमने नादरा की ढेर सारी सर्विसेज रखी हुई हैं ताकि लोगों को हमारे सेंटर्स तक। इनके पास शहबाज साहब अभी चिप वाले आईडी कार्ड्स मौजूद हैं, क्या वो भी क्यूआर कोड्स पर मबनी नए आईडी कार्ड्स इशू करवा सकते हैं और कहीं पहले वाले इनवैलिड तो नहीं हो जाएंगे जब तक? ये बहुत से लोगों का कंसर्न रहता है। तो जो पहले वाले कार्ड्स हैं वो चलते रहेंगे और हमने कभी भी ऐसी फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई कि जिसमें लोगों के लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। ये है कि हमारे कार्ड्स की 2 किस्में हैं, एक वो जिनमें चिप नहीं लगी होती, सादे वाले कार्ड, इसको हम टेस्टलाइन कहते हैं, अवामी ज़बान में इसको सादे शनाख्ती कार्ड कहते हैं। तो अभी ये QR कोड वाले कार्ड सादे कार्ड्स की जगह दिए जा रहे हैं। अगले 5-6 महीनों के अंदर हम चिप वाले कार्ड्स को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देंगे और आने वाली तमाम नई दरखास्तों पर ये QR वाले कार्ड्स देंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ ये QR कोड वाला एक ही किस्म का कार्ड रह जाएगा। जो पिछले कार्ड्स हैं वो अपनी जो उनकी मियाद की तारीख है उस तारीख़ मियाद तक काम करते रहेंगे, फ़ाल रहे। अच्छा, जो नए आईडी कार्ड बन रहे हैं इसके ऊपर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अलग से निशानात भी मौजूद होंगे जो कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का शहरी है? न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए इस पे एक अलग से लोगो मौजूद है, उसका पूरा लिखा हुआ है, कंधा किया हुआ है, बल्कि जो लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको इनकरेज करना चाहती है, उनके लिए एक दिल के निशान वाला लोगो है। सिमिलरली जो अफराद किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, किसी भी किस्म की माजूरी के शिकार हैं, उनके लिए एक व्हील चेयर के निशान का लोगो है। उम्र रसीदा अफराद जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी हो उनको हम कार्ड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इशू करते हैं। यानी अगर एप्लीकेंट की उम्र 60 से ज़ायद है तो बुज़ुर्ग शहरी का भी एक इजाफी लोगो मौजूद है और कार्ड पर हमने आपके ख़ानदान नंबर भी कंधा कर दिए हैं। इस चीज़ को समझेगा कि जैसे मैं हूँ, अब मैं मैरिड बंदा हूँ, तो मेरी एक फैमिली मेरी मिसेस और मेरे बच्चे हैं, नादरा अपनी ज़बान में इसको बीटा फैमिली कहती है, और मेरी एक फैमिली मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई हैं, ये मेरी अल्फ़ा फैमिली होती है। उन दोनों ख़ानदानों का एक ख़ानदान नंबर होता है, इस ख़ानदान का अलग है, उस ख़ानदान का अलग है। मेरे जो अब ये कार्ड आएगा इस पर ये दोनों नंबर भी कंधा कर दिए गए हैं जो कि इंटरनेशनली भी आपको अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाने में और अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन को समझने में भी पूरे सिस्टम के अंदर एक आसानी क्रिएट। ओवरसीज़ के लिए भी कोई आसानियाँ की गई हैं? अगर वो क्यूआर कोड वाला शनाख्ती कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? ओवरसीज़ जो हमारा 2025 का डाटा है, हमने जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एनुअल रिपोर्ट सबमिट कराई तो उसमें हमने बताया कि 60% से ज़ायद ओवरसीज़ ने जो हमारी सर्विसेज अवेल की वो नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए की। अगर आप लोगों ने ये एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं की तो इसको एक दफ़ा ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। 2 करोड़ से ज़ायद डाउनलोड्स हो चुके हैं और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मसलन आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन किसी भी टाइम देख सकते हैं कि कोई फैमिली के अंदर फ़र्द ऐड या लेस तो नहीं हो गया। आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए देख सकते हैं कि आपकी इमीडिएट फैमिली में किसके डॉक्यूमेंट्स कब एक्सपायर हो रहे हैं, और आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका CNIC वेरिफिकेशन के लिए कहाँ इस्तेमाल हुआ, किसी बैंक में इस्तेमाल हुआ, उसके अगेंस्ट कोई सिम निकलवाई गई। पिछले तो 5 थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएगी ना अगर किसी ने एक शादी की हुई और दूसरी छुपाई भी है तो बेगम साहबा सारा कुछ ऑनलाइन देख तो बेगम साहिबा कहेंगी कि आप अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन खोल के दिखाएं। अगर आपने दिखा तो सारा डाटा कच्चा सामने आ जाए। जी बिल्कुल, हम ऐसे ही चाहते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शबाहत अली साहब आपका। और जो नई इनोवेशंस हो रही हैं उससे उम्मीद है कि आवाम के लिए सहूलत आएगी, आवाम को उससे आसानी होगी और आवाम की जो वेरिफिकेशन है वो भी उससे आसान हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन उनकी आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियाँ इसके अंदर जो मसाइल आवाम हमारे साथ भी शेयर करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं इस टाइम से गुजरे होते हैं, तो उन सब में अब बेहतरी लाई जा रही है ग्रेजुअली। बहुत शुक्रिया शबाहत अली साहब। हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम में दीगर अहम इशूज़ भी होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन। और अभी हॉकी की कुछ बात हो जाए। एम्स्टरडैम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने वेल्स के खिलाफ पहली बढ़तरी हासिल कर ली है जनाब, ताहम फिर भी मैच में फतह हासिल करने में नाकाम रहे हैं। पहले क्वार्टर के इब्तदाई लम्हात में पाकिस्तान के लिए अब्दुर्रहमान ने गोल किया जो पहले क्वार्टर के इख्तिताम तक बरकरार रहा। दूसरे क्वार्टर में फिर वेल्स ने पहले पेनल्टी कॉर्नर में फील्ड गोल बनाकर अपनी बढ़तरी को 2-1 कर दिया जो कि दूसरे क्वार्टर तक बरकरार रहा। तो इसी तरह से हम बड़ी मुश्किल से ही बराबर कर पाए हैं। जी हाँ, तीसरे क्वार्टर में कोई भी टीम गोल ना कर सकी और चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने सुफियान की पेनल्टी कॉर्नर पर गोल के साथ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर किया और इसके बाद राना वहीद ने पाकिस्तान के लिए तीसरा गोल किया। तो अगर मगर की गेम में क्वार्टर फाइनल में वेल्स ने अपनी पेनल्टी स्ट्रोक पर मुकाबला फिर से 3-3 गोल से बराबर कर दिया जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रहा। लेकिन असल मुकाबला होने जा रहा है जनाब भारत और पाकिस्तान का, और हमारे लिए ये बहुत ही हसास मामला होता है। हम फाइनल के अंदर खुदा न खास्ता पहुँचें या ना पहुँचें, भारत के साथ हमारा मैच जो है वो कामयाबी की सूरत में ही उसका नतीजा आना चाहिए। तो इसे आगाज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ उसका आगाज़ भी होने जा रहा है, उसमें क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि बाबर आजम की इंजरी की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आगाज़ हॉकी से कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई आपको वेलकम कहेंगे। हॉकी के अंदर एक बार फिर से 8 साल के बाद हमारी वापसी हुई है जो कि बहुत ही खुशाइंद है, लेकिन हमें दुख इस बात का पहले ही मैच में हम हार गए और दूसरा मैच हमने बराबर किया। अब असल मैच है, असल मुकाबला जो हमारे लिए फाइनल से ज़्यादा अहमियत रखता है, क्या होने जा रहा है? अच्छा, डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा सा दुख ज़रूर है क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उस तवक्को की नहीं है जो कि हम चाहते थे। लेकिन एक अच्छी बात है, थोड़ा सा हॉकी को रिवैम्प किया जा रहा है। वानी साहब की अपना सरबराही के अंदर जिस तरीके से हॉकी की अगर हम बात करें तो पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि लड़कों को डेलीज़ की बात करें, उनकी पेमेंट्स की बात करें, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उनको दे दी गई थी। ये बड़ी बात है हॉकी के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस आपका हॉकी के अंदर गुजरा है। लेकिन वही इफ्ट्स एंड बट्स पे इस वक्त आ चुके हैं। मुझे पता लोगों ने क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा हॉकी को किया था जब हम लोग लीग खेलने गए थे। वहाँ पर हमारी आखिरी, आपको पता है, बिल्कुल हमारी आखिरी पोजीशन आई थी। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करें, बहुत से चॉप्स एंड चेंजेस यहाँ पर भी किए गए। कप्तान को हटा के नया कप्तान बना दिया गया। ये भी बड़े सीनियर प्लेयर ज़रूर हैं लेकिन एक नए कप्तान है। फिर सेटअप्स जो मैनेजमेंट का, खास करके कोचेस की बात करें, वो इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड पाकिस्तान टीम के साथ नहीं किया। लेकिन एक बड़ी मज़े की सुखद सिनेरियो ये बन चुका है कि मैं खुद चाहता था कि इंग्लैंड के खिलाफ एटलीस्ट हमें 4-3 या 4-2 से हारना चाहिए था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक पेस अटैक अपना शुरू किया था। क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला हमें नज़र आता है वो ये है कि हमारा जो खास करके जो स्ट्रेंथ है वो, अगर आप पूरे लंबे मैच की बात करें क्वार्टर 4 तक, तो आपकी कहीं ना कहीं वो वीकनेस आपको नज़र आती है कि आपका स्टैमिना बिल्कुल आपका साथ छोड़ जाता है। एक बड़ी मज़े की सिनेरियो इस वक्त ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराने में कामयाब होता है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इंडिया बड़ी ज़बरदस्त टीम है, बड़ा उनकी इन्वेस्टमेंट भी है, और वहाँ से अगर इंग्लैंड वेल्स को हरा देता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो बड़ी इस वक्त, मैंने कहा ना, एक बड़ी मज़े की सिनेरियो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। सबकी नज़रें कल होंगी जब भारत के खिलाफ हम लोग खेलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि आपको एटलीस्ट एक पॉजिटिव नज़र आया कि फाइट बैक आपकी टीम ने किया। क्योंकि जब 4-1 से आपको शिकस्त हुई इंग्लैंड के खिलाफ, तो बहुत सी ये चीज़ें हो रही थी कि यार वेल्स चले एक वीक टीम है, क्या पाकिस्तान कम बैक करेगा, नहीं करेगा। आपका कम बैक बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन अवैस भाई, इसके बावजूद कल हमने हाफ दर्जन के करीब गोल के चांसेस मिस भी किए हैं। हम एक अच्छा खेल दे सकते थे। तो क्या समझते हैं वहाँ पर क्या वजह बनी ऐसी? नया कप्तान होने की वजह से सूरत हाल हमारे हाथ में उस तरह से नहीं रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी? हमारी टीम हमें मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती थी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम तगड़ी टीमों के खिलाफ बात करें तो ये सबसे बड़ा वीकनेस हमें नज़र आता है। क्योंकि जब आप डिफेंस लाइनअप की अपनी बात करते हैं, आपका जो डिफेंस की कंसंट्रेशन है कम से कम वो 60 मिनट तक तो होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि आपका वो एक तो डिफेंस लाइनअप की अगर हम बात करें वो आपको टूटता हुआ नज़र आता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के खिलाफ आपको पता है ये जो टाइम लैप है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपको पता है कि जब आप बात करते हैं पेनल्टीज को कन्वर्ट करने की, पाकिस्तान ने कल इतने चांसेस मिस किए हैं क्वार्टर 3 के अंदर। क्वार्टर 4 में बहुत तगड़ा वापस आए थे। आपको पता है जिस तरीके से हमने फायर पावर दिखाई थी। लेकिन आपकी जो डिफेंस लाइनअप है उसको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैंने कहा ना, स्टैमिना जहाँ पर प्लेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं खेला। हम अब जाके लीग्स वगैरह के अंदर जा रहे हैं, हमारे पास टीम्स यहाँ पर खेलने आ रही हैं। एक अच्छी तैयारी आपकी ज़रूर हुई थी। इससे पहले आपको याद है कोरिया भी यहाँ पर खेलने आई थी, तो अच्छी आपकी तैयारी ज़रूर होगी थी। लेकिन इतने बड़े अगर टीम्स की बात मैं करता हूँ जो कि रेगुलर बेसिस पे खेलती हैं, इवेंट्स खेलती हैं, टूर्नामेंट्स खेलती हैं, तो डेफिनेटली टाइम ज़रूर लगता है टीम को। तो लेकिन सबकी नज़रें कल के मैच में होगा। अल्लाह करे कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हों। ऐसे मुझे पता है इंडिया इज़ अ नाइस टीम। इंडिया के बारे में लोग बात भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनकी टीम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। 2016 के बाद अगर हम देखें तो हमने इंडिया को हराया नहीं है। तो आज राइवल ज़रूर है, इंडिया फेवरेट्स ज़रूर होगा, लेकिन
जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो आपको पता है वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, क्योंकि इंडिया को भी शिकस्त हुई भी है इंग्लैंड से, और पाकिस्तान को भी डू एंड डाई दोनों के लिए मैच होगा। तो ऑल होप हाई है कि अल्लाह करे कि हम अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान आपको इंशाल्लाह ताला तगड़ा नजर है इस मैच के अंदर। इंशाल्लाह हमारी ढेरों दुआएं हैं, और हम जिस तरह से हमारे जज्बात हैं, यकीनी तौर पे भारतीय जो कौम है, अवाम है, वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो प्रेशर दोनों तरफ होगा, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमारी टीम को। अच्छा, अगर थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आ जाएँ, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन बाबर आजम की शिरकत इसमें मशकूक है इंजरी के बायस। आपको क्या लगता है जो इंजरी है, अगर उसके बायस वो नहीं खेल पाते तो उसके असरात फिर क्या होंगे टीम के ऊपर? अच्छा, कल भी हम अपने शो में डिस्कस कर रहे थे, जो वहाँ पर जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि शान मसूद की अगर आप बात करें या बाबर आजम की बात करें, दोनों डाउटफुल ज़रूर है सिलेक्शन के लिए। उन्होंने क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर हिस्सा लिया था शान मसूद ने, लेकिन फुल फ्लो प्रैक्टिस सेशन में नहीं थे, तो ऑब्वियसली अभी मेरे पास ऑफिशियल एक अपडेट नहीं है वहाँ से क्या है क्या नहीं, जो मेडिकल पैनल पाकिस्तान टीम का मौजूद है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि आप लास्ट मैच जीते हैं, आप हाई होप से इस टेस्ट मैच के अंदर जाएंगे। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बात इस वक्त पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को लेके होती है अगर हम आगा सलमान की बात करें, रिजवान की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस आज सच इतनी ज़बरदस्त नहीं रही। फिर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट क्या होगा, फिर सऊद शकील ने आके आपको पता है बीच में परफॉर्म कर दिया है। आपने लीड्स में खेलना है जो जहाँ पर विकेट थोड़ा सा बाउंसी होगा और आपको ज़्यादातर जो स्विंग है वो तंग करेगा, और बाउंस आपको हमेशा तंग करता है। इसके बाद आपने थोड़ा सा एशियन स्टाइल ऑफ विकेट्स के अंदर आपने चले जाना है मैचेस खेलने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के ओपनर्स, खास करके जो उनकी पेस अटैक वो बड़ा तगड़ा है, जॉफ आर्चर की बात करें इन कंडीशंस के अंदर उनको कैसे सर्वाइव करते हैं, और जो मिडल ऑर्डर है उसकी जिम्मेदारी अगर बाबर खेलते हैं तो सऊद शकील, क्योंकि आ रहा था कि सऊद शकील को खिलाया जाएगा, ये दोनों कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि रिजवान और सलमान लियाका पे बहुत ज़्यादा ड्यू है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और आमिर जमाल, क्योंकि आपको हमेशा छठे सातवें नंबर पे एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है, वो भी स्ट्रगल फेस के अंदर है। तो बहुत सी चीज़ें स्टिल मैं कहता हूँ पाकिस्तान को उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छी बात है हम आखिरी मैच जिस कन्विंसिंगली हम जीते हैं, हाई होप्स के साथ यहाँ पर जाएंगे। और बाबर आजम का कड़ा इम्तिहान इसलिए भी है उनकी कप्तानी को लेके, क्योंकि ये सीरीज़ मुश्किल है। आप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हैं, आपने अगले साल की टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल की तैयारी करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा जज होगा कि कितने स्ट्रॉन्ग कप्तान बन के वापस आए हैं। वो तो तभी जज होगा जब उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, वो इंजरी से रिकवर कर पाएंगे। वैसे अभी इसको ड्यू रखा गया फैसले को, और कहा जा रहा है कि मैच के दिन डिसाइड किया जाएगा कि बाबर आजम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम नहीं खेलते तो आपको लगता है कि बाकी प्लेयर्स पर इतना इन्हिसार किया जा सकता है, वो टीम को जिताने की कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर? देखिए, आई नो एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, बाबर की बात करें 1-2 मिनट के लिए भी अगर कैमरा उन पे लगता है, जब वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, कमेंटेटर्स बात करते हैं, एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है, कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास तो हैं। लेकिन आप भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे, टेस्ट मैचेस हमेशा आपको बॉलर्स जितवाते हैं एज़ कम्पेयर टू योर बैटिंग। बॉलर्स को मेहनत करनी पड़नी, आउट करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप बैटिंग की बात करते हैं, कभी भी एक टीम एक बंदे के आगे रिवॉल्व नहीं करती, आपको टीम यूनिट बन के खेलना पड़ता है। आपका जो मिडल ऑर्डर उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। इमाम की बात करें, उसने इंग्लिश काउंटी के अंदर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। शान मसूद पूरी ज़िंदगी वहाँ पर खेलते हुए आए हैं। अगर आप आमिर जमाल की बात करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ खेली है। अली की बात करें, नॉटिंघमशायर से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के वापस आए थे। अब्बास, वहाँ पर उनके रिकॉर्ड्स भी हैं। तो आपके पास वो मैचअप है जो कि उन कंडीशंस में खेलता हुआ है। सिर्फ एक जेलअप यूनिट आपको चाहिए, खास करके जो सीनियर प्लेयर्स हैं आपके, जिसमें मैंने आपको इमाम की बात कर दी, आपके आगा सलमान हैं या आपके रिजवान, अगर शान खेलते हैं, इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। शायद सऊद शकील भी हैं, क्योंकि आप एक प्लेयर के इर्द गिर्द नहीं घूम सकते। अगर आप टेस्ट मैच जीतना चाहते हो तो आपको टीम यूनिट बन के खेलना पड़ेगा। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, जब भी इनको हमने कुछ अगेंस्ट बात की है, पाकिस्तान टीम के सरप्राइज से वापस आए हैं, तो नेवर नो कि क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के टेस्ट मैच आपको पता है हमेशा एक्साइटिंग होता है। फैंस भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाए, डिपेंडिंग ऑन, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपका यूनिट क्या होता है। आपने बिल्कुल राइट पॉइंट आउट किया था एक बात पे, मुझे खुद कभी फिक्र होती है, पता चले कि आप अब्बास को ही बिठा दें, शायद आपके जहन में कुछ और चीज़ें चल रही हो मैनेजमेंट की। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अल्लाह करे कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्म करके वापस इंशाल्लाह। और हमने वार्म अप मैच में तो बड़ा ही जोशीला परफॉर्म किया। सऊद शकील की सेंचुरी है, इमाम उल हक ने हाफ सेंचुरी की है, तो तवक्कुआत हैं कि यही मोमेंटम हमारा खेल के मैदान में जब टेस्ट होगा, टेस्ट का आगाज़ होगा, उसमें भी होगा। और साथ में ये भी बताएगा कि अगर खुदा न खास्ता हम बाबर आजम नहीं खेल पाते तो उनको रिप्लेस कौन कर सकता है, फिर कप्तानी किसके जिम्मे होगी? अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छी बात है कि आपने बहुत अरसे के बाद हम लोगों ने देखा होगा कि वार्म अप टेस्ट मैच से पहले भी खेला गया, वरना आपको पता टीम्स खेलती नहीं, और अब टीम्स थोड़ा तेज़ हो चुकी हैं। वो कंडीशंस और ख़ास करके टीम्स
थोड़ी सी डिफरेंट डालती हैं जब आप प्रॉपर टेस्ट मैच की बात करते हैं, वहाँ पर आपको कंडीशंस डिफरेंट मिलती हैं। अच्छी बात है कि आपके लड़के फॉर्म में आपको नजर आए। हाँ, स्लिप कॉर्डन एरिया थोड़ा सा वीक आपको नजर आया। जान अवैस की बात करें, कैचेस भी ड्रॉप है क्योंकि 3rd and 4th स्लिप इंग्लैंड के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको बड़ा तगड़ा वहाँ पर रहना पड़ता है। आपने सवाल बाबर आजम की कप्तानी वाला मामला किया, अगर इस पूरे स्क्वाड की बात करूँ, अगर खुदा न खास्ता शान भी मौजूद नहीं होते और बाबर भी मौजूद नहीं होते, फिर शायद आपको सलमान अली आगा ही कप्तान, आपको स्टैंड इन कप्तान आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो पहले भी आपके T20 के वक्त कप्तान है, तो शायद वही अपना इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं, तो जब तक ऑफिशियल आज स्टेट जब तक नहीं आती क्रिकेट बोर्ड से, हम इसके ऊपर बात शायद कर नहीं सकेंगे कप्तान आखिर है कौन, या बाबर आजम खेल रहे नहीं खेल रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे पे जिस तरह से जुनैद कह रहे थे कि मोमेंटम कायम रह पाएगा, क्योंकि हमने वार्म अप मैच बहुत अच्छा खेला है, तो इस परफॉर्मेंस को बरकरार भी तो रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि यही मोमेंटम आगे चल पाएगा, और कौन सी टीम हमें ज़्यादा टफ टाइम दे सकती होती है, ये हमें पहले से पता होता है, तैयारी भी उसी हिसाब से हमने करनी होती है। वार्म अप मैच में हमने देख भी लिया कि हमारी टीम ने उसी हिसाब से तैयारी कर रखी है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि सीरीज़ आपके लिए टफ है। असल मसला ये है कि हम लोग इंग्लैंड के अंदर जहाँ पर थोड़ा सा बॉल आपका अपराइज आता है, लीड्स क्योंकि नॉर्थ के अंदर है, वहाँ पर थोड़ा सा बॉल निप भी करता है और आपके स्विंग भी अच्छा मिलता है। फास्ट बॉलर्स की बात करें, आपकी बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल फेस के अंदर नज़र आती है। आपने कुछ अगर मैचेस, अगर रियलिटी की बात करूँ पाकिस्तान टेस्ट टीम की, तो आपको ज़्यादा नज़र आता है कि हम लोग लंबी बैटिंग इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में चले जाते हैं कि हमने लंबी बैटिंग खिला के अपने आप को सेफ रखना है। हम ज़्यादा अपने बॉलर्स पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ देखें, परफॉर्म करना चाहते हो इन जैसी टीम्स के खिलाफ, तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है। अगर जितना आप शैलो के अंदर, जितना आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पीछे बैकफुट के ऊपर रख के खेलेंगे, तो वो ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे। आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक जिस फॉर्म के अंदर हैं, इमाम अच्छा हुआ प्रैक्टिस मैच के अंदर फॉर्म में वापस आपको नजर आए, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपके होंगे। अजान अवैस समेत के ऊपर से किस तरीके का स्टार्ट आपको देते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे पता है क्रिटिसाइज भी हुआ, खास करके विकेट को लेके और ग्राउंड को लेके, जब पाकिस्तान वार्म अप मैच खेल रहा था, क्योंकि जितनी गर्मी इस दफ़ा इंग्लैंड के अंदर पड़ी है, मैं खुद भी आता जाता हूँ, बड़ा हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है इंग्लैंड के अंदर हीट वेव का। तो उसने ग्रास को भी आपको पता है डेड कर दिया हुआ है। जो कॉम्बिनेशन आपका जो लीड्स के अंदर होगा, वो ज़्यादा पेस बैटरी का ही आपको नजर आएगा। एक स्पिनर होंगे जो कि साजिद खान, मुझे लगता है डेफिनेटली मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी साजिद खान होंगे वो, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि शायद बैट एंड बॉल से ज्यादा अपनी पर्सनालिटी से पूरी की पूरी टीम का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। वो ऐसा प्लेयर है जो कि वो एनर्जी लेके बीच में आता है। तो साजिद खान एक ट्रम्प कार्ड आपका जरूर होगा। लेकिन जैसे ही आप बर्मिंघम को ट्रैवल करेंगे, लॉर्ड्स में आप ट्रैवल करेंगे, स्पिन ऑप्शन ज्यादा आपको मददगार नजर आएगी। और आपकी स्पिन यूनिट ने परफॉर्म की है, आपके पास सारी चीजें हैं। से मैंने कहा ना, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस, बैकअप। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम रीबिल्डिंग फेस में टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको नजर आए तगड़ी सफा वापस आते हैं। थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं अपनी दोनों टीम्स के लिए, चाहे वो मेंस की टीम हो, टेस्ट का मैदान में उतरने जा रही है, और हम ये भी दुआ करते हैं कि बाबर आजम जल्दी से रिकवर होकर टीम का हिस्सा बने। और साथ में एक बड़ा मुकाबला, हमारा कौमी खेल हॉकी 8 साल के बाद एक बड़े इवेंट का हिस्सा है, और एक बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ होने जा रहा है। उसमें भी हमारी ढेरों दुआएं अपनी टीम के साथ। बिल्कुल जी, और हमारी टीम जमकर खेले। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज़ होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताएं कि मीर रज़ा केस में खबर कुशाई के बाद दिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। 29 जुलाई को जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, और कराची से नुमान साफ़ी की रिपोर्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आखिर तमाम हक़ाइक़ को छुपाने वाले अनासर कौन थे, और इन तमाम चीज़ों को मस करने वाले, क्योंकि डेड बॉडी को भी मस करने की कोशिश की गई है, फेस को मस करने की कोशिश की गई है ताकि शनाख्त ना हो पाए। तो जो सनसनीखेज इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं, उसके हवाले से हम अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे। जी हाँ, रजब अली हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम अपने नुमाइंदे से इस रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हैं मज़ीद जानते हैं। शुक्रिया। ये आप देख रहे थे नाज़रीन, नुमान साफ़ी हमारे रिपोर्टर हैं कराची से, जो कि बहुत से होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट के अंदर सामने आ रहे हैं। रजब भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। रजब, आप शुरू से लेकर अब तक इस केस को कवर कर रहे हैं, जिस तरह से इस केस ने अपने एंगल्स को तब्दील किया है, हक़ाइक़ सामने आए हैं, जो इंकशाफात उनकी फैमिली, उनके लॉयर की तरफ से किए जा रहे हैं, वो बहुत ही हैरान कुन है। लगता है कि सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत जो पुलिस टीम थी, उससे भी जाए वक़ुआ पे जाने
जाने से रोका गया, MLO की तरफ से गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद अल्टीमेटली दोबारा से खबर कुशाई हुई। ये जो सैंपल्स मौसूल हुए हैं, इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात हैं जिससे असल हकायक सामने आ रहे हैं? फॉरेंसिक के लिए मुख्तलिफ सैंपल्स जो है वो भेजे, जो है वो उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आई है जैसे भी, और शुरू दिन से हम जो है वो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्य डिपार्टमेंट बल्कि पुलिस की जानिब से भी संगीन जो है वो गफलत का मुजाहरा किया गया। जैसा कि हमने क्राइम सीन यूनिट उस दिन नहीं आया, अगले दिन आया, वो मिटने का भी अंदेशा था। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है कि जो मीर रजा के दोनों हाथों से जो गन पाउडर के निशानात मिल रहे हैं, वो काफी जो है वो केस में जो एक नया मोड़ आ गया है। जैसे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपने जो है वो फायरिंग की हो, लेकिन ये सारी जो है वो इम्कानात की जो है वो बातें हैं। चूंकि ठीक है, लेकिन रजब, अगर दोनों हाथों से गन का पाउडर भी मिले तब भी खुद को गोली तो नहीं मारी जा सकती, गोली बैक से लगी है, कमर से गोली मारी गई है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जिसने भी पुलिस को इतला दी, पहली इतला जो सोशल मीडिया पर मौसूल हुई, क्या उस शख्स का पता चल सका है अब तक? उसके हवाले से कोई अभी तक सामने आ सकी है बात? देखें, इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जाए। इत्तला जो वो नर्सरी वाला था जिसने लाश देख के कॉल की थी और फिर जो वो पुलिस के तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। वहाँ नर्सरी वाला मौजूद था जिसने पहली इत्तला पुलिस को दी और उसके बाद वहाँ पर क्राइम यूनिट एक दिन के बाद क्यों पहुँचा, हकायक मस कर दिए गए थे, छुपाने की कोशिश की गई थी और भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये केस क्या नया रुख इख्तियार करेगा, इस पर भी आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, इस वक्त है हेडलाइंस का, दीगर इशू पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। और अभी पाकिस्तान की एक होनहार बेटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तान की स्क्वाश खिलाड़ी हैं सना बहादुर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि वो क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात दोनों से महरूम हैं। 13 से 16 अगस्त तक बैंडिगो स्क्वाश सेंटर मेलबर्न में खेला गया ये इवेंट, जिसमें फाइनल में सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया की रेचल ग्रीना को 3-1 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की है। जबकि इवेंट की जो मजमूई इनामी रकम थी वो भी $3000 थी, जो कि उन्होंने हासिल की। और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने सना बहादुर को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान स्क्वाश के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। हमारी तरफ से भी ढेरों मुबारकबाद। हमारे साथ वालिद भी मौजूद हैं सना के। बहादुर साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आप पर। आप बताइएगा कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं कामयाबी पर सना बहादुर की, और सना ने जिस तरह से अपनी कमज़ोरी को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया है और ये साबित कर दिया है कि उसके आज़म और हौसले बुलंद हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और वाकई ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं हमेशा ही मेरे यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला वो दिन जल्दी लेके आए कि हम भी ये सब हिलाली परचम में पूरी दुनिया में लहराए। और आज हकीकत में मेरे खुशी का कोई इंतहा नहीं कि मेरी बेटी ने मेरे सरफहर से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान का परचम ऑस्ट्रेलिया में उठा लिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, और हकीकतन मेरे खुशी का कोई इंतहा नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में। आपकी मेहनत है, आपकी कमिटमेंट है कि आपकी बेटी ने इस तरह से पाकिस्तानियों का भी नाम रोशन किया है, तो हमारी सभी तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद भी हो। बहादुर साहब, इंस्पायरेशन कहाँ से मिली सना को? क्या ये शौक़ आपने दिलवाया सना को, या खुद वो किसी से इंस्पायर हुई? किसको देखकर स्क्वाश खेलने का शौक़ पैदा हुआ? बेसिकली हम लोगों ने स्क्वाश का विज़िट किया था, उससे तो कमर जमान साहब से मुलाकात हुई थी, तो ये ज़्यादातर आइडिया कमर जमान साहब की थी। और बच्ची ने वहाँ पर काफ़ी उस वक्त बच्चे खेल रहे थे, तो इन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे तो ये बिल्कुल टॉप पे आ रही थी, लेकिन अब जब PSA में आ गई तो थोड़ी सी, आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल की और नेशनल लेवल की वो अलग होती है, तो थोड़ी सी डिफरेंस थी। तो कुछ अरसा में भी थोड़ा सा परेशान रहता था कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने 4 टूर्नामेंट्स खेले। पहले टूर्नामेंट में इसने सेकंड राउंड के लिए, दूसरी में फर्स्ट राउंड में हार गई, फिर तीसरी में फिर ये सेकंड राउंड में हार गई, और चौथी टूर्नामेंट जब खेली तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी।
माशाल्लाह। और हिम्मत नहीं मज़े की छोड़ी है बात- सना ने, मतलब बड़ी बहादुर बच्ची है आपकी माशाल्लाह से, और हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है अगर आप हमारा मैसेज जो है वो सना को आप बता सकें, समझा सकें, और सना जो देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहे, नए बच्चों को जो नए बिगनर्स हैं जो कि स्क्वॉश खेलना चाहते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज़ आप हमारा क्वेश्चन जो है वो सना तक पहुँचाइए। ज़रूर ज़रूर سنقوش نستقبل نسوي شعلة سنق شو تسوي الغوالي جنور كم سكواش يقدر تسوي الغوالي استغل السوي جد السبب الغوالي मैंने हमेशा मेहनत करती रही, कभी हारती कभी जीती, और कोशिश करता रहा, सुबह सवेरे ट्रेनिंग करती रही और अपने हौसले के साथ मैं रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दे दी। ज़बरदस्त। मैं बिगिनर बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ये मेहनत की गेम है, जितनी आप मेहनत करेंगे तो आप ग्रेजुअली इंशाल्लाह ऊपर आएंगे और आप भी अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। बहुत बड़ी मोटिवेशन है जी ये बच्ची, तमाम पाकिस्तान के लिए, हमारी पूरे पाकिस्तान की बच्चियों के लिए, जो कि तमाम चीज़ें, तमाम समातें, तमाम जो आपके असाब होते हैं वो ठीक होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं करते, तो ये एक बहुत रोशन मिसाल है। किस तरह का रिस्पांस था फैमिली की तरफ से, माशरे या जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत से लोग एतराज़ भी करते हैं, तो आपको किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा बहादुर साहब, और सना को भी? बहुत सी चैलेंजेस का सामना तो बहुत सी चीज़ों का पड़ा। फैमिली की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली थी, उसकी वजह यही थी कि उन सबको पता था कि जिस दिन मैंने सना को स्क्वाश में 2016 में डाली थी, तो उस वक़्त से आज तक मैंने कभी इनको अकेला नहीं छोड़ा। तो जो एतराज़ भी करते थे तो मेरे भाई या मेरे पेरेंट्स उसको यही कहते थे कि नहीं, वो उसके वालिद उनके साथ 24 घंटे होते हैं, हमें कोई वो नहीं है। कुछ लोग एतराज़ भी करते थे कि नहीं इसको घर में बिठाओ और ये तो लड़की है क्या है। मैंने कहा नहीं, मेरा असल गोल ही यही है कि इस बेटी को, हालांकि मेरे 3 बच्चे इसी तरह है, एक हमारे साथ आया हुआ है सैफुल्लाह बहादुर, वो भी स्क्वाश प्लेयर है अंडर 17 का, और एक छोटा बेटा भी है, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इसी बेटी पे थी कि मैं इस माशरे को इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि ये बच्ची किसी से कम नहीं है और इनको सपोर्ट करना चाहिए, हीरे इनको तराशना चाहिए। बेटियां बाप के लिए फ़ख्र होती हैं, बाप का सर बुलंद करने के लिए, जिस तरह से सना भी मेहनत कर रही है और जिस तरह वालिद साहब साथ हैं सना के, ये बहुत सारी बेटियों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाली चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि सना पैदाइशी तौर पर सुन और बोल नहीं सकती थी या बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई और उसके बाद सना ने अपनी तमाम समातें जो दोनों थी वो खो दी, क्या हुआ, क्या इंसिडेंट क्या हुआ? नहीं, ये बाई बर्थ इसी तरह है, मेरे तीनों बच्चों का सेम एक ही वो है, ये बाई बर्थ डेप है, 90% डेप होते हैं, तीनों बच्चे इसी तरह है। वो एक छोटा है, वो 6 साल का है, उसका भी उनके लिए कॉकलर इम्प्लांट करवाया। तो ये 2 जो था उस वक़्त मेरे बस फाइनेंशियली पोजीशन इतनी नहीं थी जिस वक़्त ये बच्ची थी, मैंने काफ़ी भाग दौड़ की थी लेकिन उसके इम्प्लांट नहीं हुआ था, और वो छोटी का अभी हमने करवाया। तो ये बाई बर्थ इसी तरह है। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से, वजारत खेल की तरफ से किसी किस्म की कोई स्पोर्ट रिकग्निशन दी गई या हौसला अफजाई की गई? अभी तक यहाँ पर तो जितना मैं देखता हूँ तो मीडिया वालों ने बहुत ज़्यादा, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने तो बहुत ऊपर किया हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी ने भी हमें बुलाया था, उसने शील्ड भी दे दी सना को, टी ब्रेक और हौसला अफजाई उन्होंने की। लेकिन अभी तो हम यहाँ पर है, तो पाकिस्तान जाएंगे तो फिर पता चलेगा। पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन ने सबसे पहले मुझे कॉल भी किया और इनकी पोस्ट भी लगाई और मुझे मुबारकबाद भी दी। उन्होंने बहुत वो किया। कमर जमान साहब ने फ़ोन किया था, उसने मुझे मुबारकबाद दी, क्योंकि वो सना और सैफुल्लाह दोनों से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने भी कॉल किया था। तो बहुत सपोर्ट भी दी माशाल्लाह। बहुत बहादुर हैं आप खुद भी बहादुर साहब, और आपके नाम ही की तरह आपकी शख्सियत भी है, और आपकी बेटी, आपके बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े बहादुर हैं। और हम उम्मीद करते हैं, दुआगो हैं कि हुकूमती सतह पर भी उतना ही एक्नॉलेज किया जाए, जितना आपको बाहर पजीराई मिली है वही पजीराई आपको यहाँ पर भी मिले और सपोर्ट भी मिले। कुछ सना का मैसेज हम देना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगी सना?
Nagazism government akita civil wadi sita data logatun stop civil wadi couple malta akita civil wadi aga oai मैं अपने मुल्क के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं इंटरनेशनल टाइटल मुख्तलिफ टाइटल लेके और मैं मेरा हौसला अफजाई पाकिस्तान में वो लोग मेरा हौसला अफजाई करे, मेरे सपोर्ट करे, तो मैं इंशाल्लाह मजीद और भी टाइटल जीत कर ले आऊँगा पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी सपोर्ट सना के लिए, हुकूमत की भी बहुत सारी सपोर्ट सना के लिए, और हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बहादुर साहब। और आप बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मशले राह हैं। आपको देखकर सीखना चाहिए कि किस तरह से आपने अपनी बेटी को के अंदर ये जज्बा कूट कूट कर भरा है कि कभी भी किसी कमज़ोरी को अपने आड़े नहीं आने देना, अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देना, बल्कि हिम्मत और हौसले यूं ही बुलंद रखने स्ट्रेंथ बनाया है सना ने भी, और बहादुर साहब आपने भी। ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आप दोनों के लिए। और जाते जाते एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद इस ज़बरदस्त कामयाबी पर जो कि स्क्वैश मैदान में सना ने हासिल की है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग था हमारे लिए भी और हमारी बच्चियों के लिए भी कि किसी किस्म की कोई भी अगर रुकावट हो तो उसको किस तरह से सामना करना है और किस तरह से पिछाड़ना है, ये दोनों ने साथ। बिल्कुल। और बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों की कमज़ोरियों की वजह से उन्हें कोसते रहते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी सल्यूट है कि उन्होंने अपने तीनों बच्चों को जिस तरह से सीने से लगा कर रखा है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज़ होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन। और अभी बात करेंगे खूबसूरती की, जो कि सबको पसंद है। सेहतमंद जल्द होना, खूबसूरत होना, खूबसूरत लगना सबको बहुत ही पसंद होता है, लेकिन उसके लिए महंगी मसनूआत या फिर स्किन केयर रूटीन या फिर जल्द की मुख्तलिफ़ किस्म की अब स्टैटिक जो प्रोसीजर्स आ गए हैं उनकी वजह से लोग बड़े ही परेशान रहते हैं, या चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई हैं कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं, कन्फ्यूजन बहुत सारी है। तो हमें अपनी स्किन के लिए क्या कुछ करवाना चाहिए, स्पेशली इस बरसात के मौसम के अंदर, क्योंकि जो मौसम चल रहा है इसमें तो वैसे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा चिपकी सी रहती है, आपकी स्किन के ऊपर स्वेटिंग बहुत रहती है। तो क्या कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं जुनेद? क्या कुछ हो सकता है? डॉक्टर सदफ जाहिद एस्थेटिक फिजिशियन है, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। जिस तरह का मौसम है उसके असरात तो होते ही हैं, लेकिन हमारी जो रूटीन है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ख़ासतौर पे बॉयज़ तो बहुत केयरलेस होते हैं, बच्चियाँ जो स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, वो भी ज़्यादा एहतियात नहीं कर पाती। जो उनका स्किन एक्सपोजर है उसकी वजह से बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो किस तरह से स्किन को तरोताज़ा चमकता हुआ बनाया जाए? देखिए, इसमें बेसिक्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी स्किन रूटीन अच्छी रखें। अगर आपने लाइफस्टाइल से स्टार्ट करें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, अपनी स्लीप अच्छी रखें, स्लीप साइकिल अच्छा रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, उसके बाद स्किन केयर जो है वो आती है। स्किन केयर में कि अपने आप को अच्छा सनब्लॉक यूज़ करें, अच्छा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज़ करें और स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। ये मिनिमम स्टेप हैं जो कि 3 to 4 हर बंदे को ज़रूर करना चाहिए। आइदर वो कोई टीनेजर है, आइदर वो 70 ईयर्स का ओल्ड सीनियर सिटीज़न है, तो ये मिनिमम है। और इट डिपेंड्स कि ना एक्चुअली कि आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। मेल फीमेल का भी नो डाउट आ जाता है, थोड़ी सी डिमार्केशन आ जाती है। मेल्स की स्किन कंपैरेटिवली थिक होती है और थोड़ी सी जो है ना वो प्रोन होती है, मतलब फीमेल्स की स्किन प्रोन होती है डैमेज के लिए। मेल्स की स्किन थोड़ी सी जिस तरह से मार्क हो रही होती है, हार्ड, मतलब हार्ड होती है, उसके ऊपर इतने इफेक्ट नहीं आ रहे होते। अच्छा, तो फिर डॉक्टर सदफ हम क्या करें इस मौसम के अंदर? हमें कौन से प्रोसीजर्स ऐसे हैं, एस्थेटिक प्रोसीजर, जो कि हमें करवा लेने चाहिए? बहुत सारे लोग अब जो अपने चिन को प्रोमिनेंट करवाते हैं, जो चिक बोन है उसको प्रोमिनेंट करवाते हैं, अपने लिप फेस को अपलिफ्ट करवा रहे होते हैं। उसके लिए क्या ये वेदर सूटेबल है? और कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि आपको आफ्टर 30 करवा लेने चाहिए या आफ्टर 40 करवा लेने चाहिए? एज भी तो बड़ी मैटर करती है कि आप पहले ही कहीं अपनी स्किन के साथ छेड़खानी करके बजाय से कि आप खूबसूरती मज़ीद बढ़ाएं, आप ख़राब ना कर बैठे। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली देखिए, वही वाली बात है कि हमारा मेन इशू जो है ना वो वेदर के साथ हमने चलना है। ये जो वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, इसमें हमारा कोई भी वुंड जो है उसमें उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेनली हम जिसमें भी आपने जिस तरह से कुछ प्रोसीजर होते हैं, जिसमें माइक्रो नीडलिंग है और माइक्रोडर्मा एब्रेशन है या फिर माइक्रो ब्लेडिंग है, जिसमें हम थोड़ा सा जो है ना वुंड क्रिएट करें, हेल्दी वुंड क्रिएट करें, कंट्रोल्ड ट्रॉमा दे रहे हैं स्किन को, सो दैट वो अपने आप को हील करे। जैसे अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ देता हूँ। तो यही प्रोसेस जो है ये हम लोग एस्थेटिक में भी करते हैं, यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि हम
कंट्रोल ट्रॉमा देते हैं, सो दैट आपका अपना जो कोलेजन पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसको जो नेव सेल्स पड़े हुए वो अपने आप को रिसाइकल करें, अपने आप को रेप्लिकेट करें। तो इस तरह के मौसम में फिर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं आप थोड़ा सा ये मौसम निकाल लें, या तो ड्राई में चले जाएं या फिर विंटर वाले वेदर में चले जाएं, इवन गर्मी में भी चले जाएं। लेकिन इसमें क्योंकि बजाय इसके कि आपको उसका फ़ायदा हो, आपको उसका नुकसान होता है। इवन आप जो है ना लेज़र्स वगैरह या इवन केमिकल पील्स वगैरह, वो भी उनको भी हम अवॉइड मतलब सजेस्ट करते हैं कि आप अवॉइड ही करें, क्योंकि उसके बाद भी आपको इतनी मतलब स्ट्रिक्टली अपनी स्किन केयर करनी पड़ती है। और अगर उसमें भी आपको स्वेटिंग हो जाए या फिर आपको ह्यूमिड एयर, इवन सन एक्सपोजर तो है ही है, उसके अलावा ह्यूमिड एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर, ये भी आपको डैमेज कर रहा होता है। तो लोगों को तो बस लगता है ना हमने SPF लगा दिया, अब हम सन में चले जाएं। मतलब हमें लाइटें ऑफ करके प्रोग्राम करना चाहिए, ये लाइट्स भी हमें डैमेज कर रही हैं। ये ठीक है, ये ऑन है, लेकिन आप अपनी प्रोटेक्शन रखें, अपना जो है अच्छा सा SPF लगाएं जिसमें UVA और UVB लाइट्स दोनों की प्रोटेक्शन हो। UVB आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और UVA जो है ना ये सारी रेडिएशंस जो कि हमें मतलब नज़र नहीं आ रही होती लाइट्स, उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो लाइक ये तो डॉक्टर साहब ये तो बड़े महंगे आप इलाज बता रही हैं। एक आम आदमी जिसके पास खाने के पूरे पैसे नहीं है और वो स्किन भी अच्छी रखना चाहता है, उसका हल है कोई देसी टोटका भी बताइए ना। देसी टोटका एक्चुअली बात यह है, क्योंकि मैं बीइंग डॉक्टर, मैं मतलब साइंटिफिक बेस्ड और रिसर्च बेस्ड बात करती हूँ। लाइक हमने अपने इंसेस्टर्स को देखा है मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हुए, ठीक है ना, स्किन को ड्राई करने के लिए रोज़ वाटर यूज़ करते हुए, बादाम घोल के लगाते हुए, ऑरेंज पील्स यूज़ करते हुए, मलाइयाँ लगाते हुए, ठीक है, वो बातें बहुत ठीक है। हाँ, लेकिन वो आपका मतलब इन्फेक्शन से पाक हो। अब लोग माल्टे के छिलके भी ड्राई करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता हम उनको सेव कैसे करना है, ठीक है। लोग बादाम घोलते हैं, उसे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, वो इतना रगड़ देते हैं कि उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो हम नो डाउट जिसने ये करना है, मुल्तानी मिट्टी नो डाउट बड़ी अच्छी है, आपकी स्किन को वो जो है ना आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल देती है, वो ठीक है। लेकिन ये है कि आप उसको इस तरह से लें कि वो नॉन इन्फेक्टेड हो। अब अक्सर लोगों ने बेसन भी लगाया होता है, उसके बाद बल्कि उनके पिंपल्स निकल रहे होते हैं, क्योंकि बीइंग टीनेजर मैं नो डाउट, तब तो मैं डॉक्टर नहीं थी, मैंने भी अपने लोगों को, आसपास के लोगों को देखा है सब कुछ करते हुए, मैंने भी किया। और लेकिन उससे बजाय इसके कि कोई ना कोई फ़ायदा हो, मैं मतलब मुझे पर्सनली फील होता था कि इनका मुझे बल्कि नुकसान ही हो जाता है, मुझे पर्सनली इसका फ़ायदा। अच्छा, ये जो आजकल के मौसम में ना सीबम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्नी पोन स्किन जो होती है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है, तो उसके लिए सीबम कंट्रोल के लिए कौन से फेस वॉशेज़ हमें यूज़ करने चाहिए? कैसे पता चले हमें कि हमारी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, हम कहीं गलत चीज़ें इस्तेमाल करते करते नुकसान उठा रहे हों? देखिए, इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि स्किन टाइप कौन सी है। पहले हम इसको ग्रेड कर लें कि ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है। तो इसके लिए ये नॉर्मल सा टेस्ट होता है कि आप फेस वॉश करें, अपना नॉर्मल जेंटल क्लिनजर से फेस वॉश करें, उसके बाद 1 आवर के बाद देखें अगर आपकी स्किन टाइट हो रही है तो इसका मतलब आपकी ड्राई स्किन है, एक्स्ट्रा टाइट हो रही है। अगर उस पर ऑयल आना शुरू हो गया, बाकायदा ऑयल आना शुरू हो गया, तो आपकी ऑयली स्किन है। और अगर आपका जो टी जोन एरिया ये वाला जो हमारे सेंटर में आता है, सिर्फ इसमें ऑयल आ रहा है तो आपकी मिक्स स्किन है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, हल्का सा आपका टिंट मतलब हल्का सा शाइन आ रही है फेस पे, तो आपकी नॉर्मल स्किन है। फिर आपने इसके अकॉर्डिंग अपने जो है ना वो फेस वॉश ले लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फेस वॉश जो है ना उसकी कंपोजिशन देखनी है। लाइक अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने थोड़ा सा देखना है जो कि मिल्की बेस्ड क्लिनजर्स हों, जो आपको थोड़ा प्लम्प अप करे, हाइड्रेट करे, हाइलोनिक एसिड बेस्ड जो क्लिनजर्स हैं ना वो आपने यूज़ करने हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करने हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो फेस वॉश हैं, या सैलिसिलिक एसिड जो है ये BHA है, बीटा हाइड्रोक्सी जो है ना एसिड है, ये क्या करता है आपकी स्किन का सीबम कंट्रोल करता है। ये है ही इस काम के लिए, इसने आपका सीबम कंट्रोल करना है। आपका ऑयल जो बन रहा है उसको इसने मतलब ये सप्रेस नहीं करेगा, जो बन रहा है उसको वॉश आउट कर देगा, साथ साथ कर देगा। ठीक है। सीबम कंट्रोल के लिए हमें पता चल गया। अब हमने पोर्स को कैसे और जो कोमेटोन्स जो बन रहे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए हमने नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम्स यूज़ करने हैं या अपनी रूटीन में ऐड कर लें। और नॉर्मल स्किन वालों का तो ये कि बस अपने आप को अच्छा मॉइस्चराइज रखें, अपना स्किन बैरियर मेंटेन रखें। और मिक्स्ड वालों का तो मतलब फिर उनको होता है कि अच्छा हमारी टी जोन एरिया है, हमने इसको ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा जो है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड यूज़ कर लें फेस वॉश, बाकी वाला उनका रूटीन। अच्छा डॉक्टर सदफ, मरीम नवाज साहिबा बड़ी खूबसूरत स्किन है उनकी, और वो लगता ही नहीं है कि वो अब नानी बन चुकी हैं या इस एज में आ चुकी हैं माशाल्लाह से। उनकी खूबसूरती का राज क्या है, और क्या वो खूबसूरती पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जुनेद या मैं हासिल कर सकते हैं? आप लोग तो पहले ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह, लेकिन हम वो वाली खूबसूरती लेना लेकिन वो बात है कि माशाल्लाह ये एक्चुअली थोड़ा सा
पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन ये है कि मैडम मोहतरमा पीएम साहिबा माशाल्लाह शी इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल। जीन्स से उनके आई हैं, मतलब उनकी मदर को देख लें तो शी वाज मतलब बहुत प्यारी माशाल्लाह, उनकी अपनी स्किन बहुत प्यारी थी। अभी भी अगर हम देखें तो मैडम की पीएम साहिबा की अपनी स्किन बहुत प्यारी है। पीएम इंशाल्लाह बनेगी फ्यूचर में, अभी तो वो सीएम। सॉरी सीएम, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। कोई मसला नहीं। तो सीएम साहिबा उनकी अपनी स्किन बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वो जीन्स के थ्रू तो नो डाउट आई है, जीन्स के थ्रू हमने जो चीज़ ले ली सो ले ली, लेकिन हमने उसको मेनटेन भी करना है। अब थोड़े बहुत फीचर्स इन्हेंसमेंट कहीं ना कहीं आपने उनको थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें उनकी थोड़ी सी मतलब पर्सनल होंगी, मैं मतलब नहीं पसंद करूँगी। अच्छा, अगर हम लेकिन ये कि जेनेटिकली शी इज़ परफेक्ट माशाल्लाह। और खुद को कैरी कैसे करना है, खुद को कैरी कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, हाँ जी, वो फिर ग्रूमिंग आपकी एज के साथ साथ होती है। जुनेद भी राउंड अबाउट 50 क्रॉस करने वाले हैं, बट जी नहीं कम बता वो रही है, लगते नहीं है। मैं 60 हाँ 60 क्रॉस इतना यंग फेस और इतना अभी भी हैंडसम स्मार्ट लगते हैं जुनेद। तो जुनेद का क्या राज है, क्या उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट करवाया हुआ है अपना चिकबोन या फिर फेस फीचर्स, कुछ कट्स को प्रोमिनेंट करवाया? क्योंकि जुनेद इतने छुपे रुस्तम है, हमें तो बताते नहीं है, बट हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ करवा रखा है जुनेद साहब ने। अगर ये जुनेद साहब मुझे परमिशन दें तो मैं फिर हाँ बिल्कुल आपको खुली इजाजत है। देखिए वो उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी तो आपको भी होनी चाहिए। नहीं एक्चुअली वो देखिए इट डिपेंड्स, जब हमारे अर्ली एज साइंस आना शुरू होते हैं तो उसमें रिंकलिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले। रिंकलिंग्स जो होती है ना वो आपकी ये क्रॉसफिट आते हैं, आपकी फोरहेड पे लाइंस आती हैं, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज़ भी मोस्टली आपने देखा होगा सबसे पहले वो बोटॉक्स करवाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमें अभी मतलब 30s 40s इवन 50s में भी ना बहुत ज़्यादा फिलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी स्किन कहीं ना कहीं मतलब ठीक है वो मतलब हमारी स्किन में फैट रह जाता है अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग की गई हो। तो बोटॉक्स के लिए फिर वो हम लोग देख लेते हैं, ऐसे फ्राउन करवा के देख लेते हैं। अगर आपकी फ्राउनिंग पे अगर आपकी लाइंस आ रही हैं तो इसका मतलब आपने किस किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ये जानना चाह रही है ना, या मैंने क्या कुछ करवाया? हाँ आपने कुछ नहीं मतलब अभी आपने ऐसे फ्राउन किया, आपने बोटॉक्स वगैरह नहीं करवाया हुआ। आपके ये भी जो लाफ लाइंस वगैरह मतलब टाइम पे आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स आ जाते हैं, ये जो फोल्डेबल फोल्ड्स हैं वो 30s में 40s में आ जाते हैं। जितने इस एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए वो आपके हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कहूँगी कुछ आप रिकमेंड करेंगे? आप बस अपनी हेल्दी स्किन मेंटेन करें, थोड़ा सा अपना बालों का जो ये वाला आपका जोन आ रहा है ना, इसमें जो हेयर लॉस का भी होता है तो उसमें हम उसको कहते हैं कौन सा वाला, अप टू 6 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 to 6 होते हैं। तो ये अर्ली पैच यहाँ पे आता है। आप इसके लिए कुछ और ना करें, आप पहले सेशन पीआरपी लेके देख लें, पीआरपी विद बूस्टर्स देख लें, उसके बाद एक्सोसोम का बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और वो कितने सेशंस उसके रिक्वायर्ड होते हैं? एक्सोसोम थोड़ा सा ना कॉस्ट मतलब उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक कितना एक्सपेंसिव? 50K टू अप टू 50,000 से लेके 2 लाख तक। अच्छा। ये मिनिमम है और इट डिपेंड्स कि आप कोरियन ले रहे हैं, अमेरिकन ले रहे हैं, चाइनीज़ ले रहे हैं, और फिर जिस तरह के लेंगे उस तरह के रिजल्ट्स भी आएंगे। तो मैं मतलब मेरी रिकमेंडेशन सबसे बेहतर कोरियन है, कोरियन और अमेरिकन। और ये कि फिर वो ये कि रिजल्ट्स नो डाउट आ जाते हैं, हाँ, लेकिन मुझे होता है कि अगर आप उससे पहले कुछ और ऑप्शंस ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस मौजूद भी हैं, तो क्यों ना वो वाली ले ली जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ जाहिद, एस्थेटिक फिजिशियन, आप हमारे साथ मौजूद थी। और अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं तो वैसे तो आप अपनी रूटीन बेहतर कर लें, आप खूबसूरत हो जाएंगे, यंग रहेंगे और अपनी जवानी को संभाल कर रखेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़े से एस्थेटिक फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है या आपको एस्थेटिक प्रोसीजर करवाने हैं तो इस मौसम को थोड़ा गुजर जाने दीजिए, उसके बाद आप करवा सकते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, क्योंकि इस वक्त सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। इस वक्त नई बहस चल रही है पाकिस्तान में कि नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम एक पुरानी मगर मुसलसल ज़ेर बहस रहने वाली एक गुफ्तगू है, और अब इसमें हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा से ही कहती है कि उनकी रेड लाइन है। नून लीग की तरफ से भी कहा जा रहा है, और ये मामला शुरू हुआ था, हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक तकरीब के दौरान कहा था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, अब नए यूनिट्स नए सूबे वक्त की ज़रूरत है और जल्द या बदेर ये काम तो करना ही होगा। तो ये कितना सूदमंद है, हमारे लिए इसमें फ़ायदा है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल इस पर बात करेंगे, और अवामी आरा भी शामिल किए बगैर सूबों की तश्कील या तकमील कैसे मुमकिन हो सकती है, क्योंकि हुक्मरानों को जो ज़ाहिर है काम करना है, अवाम के लिए करना है, और हुक्मरानी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, अवामी सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने के लिए सूबों की कहा जा रहा है कि तकसीम की जाए। तो कौन कौन से सूबे तकसीम हो सकते हैं, अवामी राय क्या
है, इस पर बात करने के लिए अहमद बिलाल महबूब सरबराह हैं पिलडॉट। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं अवाम की आरा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या अवाम की आरा को शामिल किया जा रहा है और अवाम की आरा क्या है? अवाम चाहते हैं कि सूबे बने? बहुत शुक्रिया। अवाम की आरा तो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एग्रीगेट होती हैं, उनके थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं। आइन में हमारे यही लिखा हुआ है कि अगर आपने नए सूबे बनाने हैं तो वो सूबाई असम्बलियों से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास होगी और फिर नेशनल पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट में भी 2/3 मेजॉरिटी से बिल मंजूर होगा। तो उससे अवाम की जो आरा है वो रिफ्लेक्ट होंगी। वैसे आवाम से बराह रास्त पूछने का तो आइन के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है सूबे बनाने के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप रेफरेंडम की एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन रेफरेंडम हो भी जाएगा तो उसके बाद यही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नए सूबे बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी ये चूँकि बात शुरू हुई है तो असम्बलियों में डिस्कशन होगी, कोई इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश होगी। इत्तफाक राय पैदा हो जाएगा तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली ये मुमकिन हो सके, और अगर नहीं होगा तो फिर शायद ये मुश्किल होगा सूबों के, नए सूबों का बनना। अच्छा, इससे पहले अहमद साहब हमने देखा कि बल्दियाती निज़ाम को एक बेहतरीन हल बताया जा रहा था, और हमने देखा कि तवील अरसे के बाद, कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी जो ताकत की आगे मुंतकिली है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। ये सियासी जमातें ये चाहती नहीं हैं कि ताकत को कहीं आगे मूव किया जाए और ये कहीं भी इसके साम्राज्य जो हैं आवाम तक पहुँच सकें। तो अभी इनको किस तरह से ख़ायल किया जा सकेगा? क्या ये मुमकिन होगा कि ख़ास तौर पे जो 3 बड़ी जमातें हैं, अभी तक तो उनमें से कोई भी हामी भरने को तैयार नहीं है, फिर फार्मूला क्या होगा? किस फार्मूले के तहत इन सूबों को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा या बेनिफिट जो है वो आवाम तक पहुँच पाए? ये बात तो सही है कि सूबाई हुकूमतें अपने इख्तियारात और अपने वसाइल वो नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को देने को तैयार नहीं है। तो बहुत ही कमज़ोर किस्म का कानून बनाते हैं, उसके ऊपर अमल भी नहीं करते हैं, और पहली मौका मिलते ही वो लोकल गवर्नमेंट्स को कभी कभी टर्मिनेट भी कर देते हैं क्योंकि उनके पास इख्तियार होता है। दुरुस्त। उसका तरीका यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्शन दें। जिस तरह आप वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को टर्मिनेट नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हकूक़ और फ़राइज़ का डिटेल में बयान है। तो इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तफसील से ज़िक्र हो जाए और ये भी तय हो जाए कि उसको जो वसाइल हैं, यानी जो रेवेन्यूज़ हैं, जो पैसे हैं, वो नेशनल फाइनेंस कमीशन से बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट को भेज दिए जाएंगे जैसे सूबों को भेजे जाते हैं। तो फिर लोकल गवर्नमेंट्स को मेरे ख्याल में उस तरह से किक अराउंड करना मुमकिन नहीं होगा जैसे अब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती रही हैं। और अगर ये इस तरह से कर लिया जाए, लोकल गवर्नमेंट्स इस तरह मजबूत हो जाएं, तो शायद फिर नए सूबों की ज़रूरत भी ना रहे, क्योंकि फिर ताकत का जो कंसंट्रेशन है इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे वो शायद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तो अहमद बिलाल साहब एक बहस छिड़ी हुई है कि अब सूबे ही बनाना एक आखिरी हल बचा है इस सिस्टम को दोबारा से बहाल करने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि कोई फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, तीनों जमातें मुत्तफ़िक हो पाएंगी? क्योंकि इसको बाकायदा तौर पर अमल दरामद इस पर करने के लिए भी तो एक अक्सरियत चाहिए होगी, असम्बली समेत पार्लियामान में खसूसी अक्सरियत के बाद ये फ़ैसला काबिल अमल हो सकता है। तो आप समझते हैं कि कौन सी जमात ऐसी है जो कि वाकई में सूबे बनाने में अपना इंटरेस्ट दिखाएगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातें इस पे कायल हो जाएंगी और इसके लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तैयार नहीं होगी तो फिर तो ना तो प्रोविंशियल असम्बली में सिंध के अंदर करारदाद पास हो सकेगी, और अगर उस करारदाद का जो मामला है उसको आप तब्दील कर भी दें आइन के अंदर कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो भी फेडरल पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए, और वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर 2/3 मेजॉरिटी मिलना मुश्किल है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त मेजर पार्टी है जिसके साथ इत्तफाक का राय पैदा करना ज़रूरी होगा अगर हमने सूबों के मामले में आगे बढ़ना है।
अच्छा अहमद साहब, इस तमाम निज़ाम को शफाफ होना या बनाना भी तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी जितने वसाइल हैं, वसाइल तो शायद हमारे तब भी इतने ही हो जब सूबों की तादाद बढ़ जाए, तो फिर डेवलपमेंट या तरक्की या फिर आवाम की मयार ज़िंदगी बेहतर किस तरह से हो पाएगी इन्हीं मौजूदा या महदूद वसाइल के साथ? बस ये बहुत अहम सवाल है आपका, इसलिए कि अगर आपके बुनियादी जो वैल्यूज़ हैं और आपका सिस्टम है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी वैसी कमज़ोर है जैसी इस वक्त है, तो फिर आप सूबे बना लेंगे तो गवर्नेंस में क्या तब्दीली आएगी? आपके ना ट्रांसपेरेंसी होगी, ना अकाउंटेबिलिटी होगी, अखराजात शायद कुछ बढ़ जाएंगे मज़ीद सूबे बनाने से, तो उससे गवर्नेंस की बेहतरी की तो उम्मीद नहीं की जा सकती महज इस बुनियाद पे कि नए सूबे बन गए हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नेंस को बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ और इकदाम बेहतर बनाने होंगे। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्ट्रेंथन करना होगा। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सरबराह ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि हमें इख्तियारात दें, हमें तो इख्तियारात नहीं मिलते। तो इस तरह की चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। तो गवर्नेंस सिर्फ सूबे बढ़ाने से बेहतर नहीं होगी, शायद मजीद ख़राब भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन अहमद बिलाल साहब, अगर सूबों की तकसीम कर दी जाती है, अगर सिंध की बात कर ली जाए तो बहुत बड़ा सूबा है जहाँ पर मसाइल की भरमार है, जो सियासी लीडरान हैं, ज़िला इंतज़ामिया है, वो भी साल साल अपने ही हल्के का पूरा राउंड नहीं कर पाते हैं। अगर उनको तकसीम कर दिया जाता है, नए नुमाइंदे भी वहाँ पर लगा दिए जाते हैं, तो शायद अवाम तक रसाई उनकी आसान हो पाए और अवाम के मसाइल को वो सही तरीके से समझ पाएँ और फिर उनका हल तलाश कर पाएँ। नहीं समझते आप? देखिए, इसमें एक मेरिट तो है कि अगर सूबा छोटा होगा तो फिर शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन आप ये जहन में रखिए कि जो आपके मेंबर सूबाई असम्बली हैं या मेंबर नेशनल असम्बली हैं, वो एग्जेक्टिव तो नहीं है, वो इंतज़ामी काम नहीं करते। इंतज़ामिया का काम तो डिप्टी कमिश्नर करता है, डिविजनल कमिश्नर करता है, असिस्टेंट कमिश्नर करता है, वगैरह वगैरह। तो आप अगर आप उसको मज़ीद डिविजन बनाना चाहते हैं, मज़ीद डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, मज़ीद तहसीलें बनाना चाहते हैं, सिंध में तालुके बनाना चाहते हैं, तो उस पर तो कोई ममानियत नहीं है। वो तो आप एक इंतज़ामी एक्ट के ज़रिए बना सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं ताकि असिस्टेंट कमिश्नर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ दौरे करें। मेरे ख्याल में सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सूबे बनाने का मतलब ये होगा कि आपको नई सूबाई असम्बलियाँ बनानी पड़ेगी, गवर्नर बनाने पड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे। बड़ा महंगा सौदा होगा ये। उससे तो अखराजात ही मज़ीद बढ़ जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। जी बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि सूबे इस गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होंगे, उसके लिए कुछ मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत होगी। अच्छा, अभी जिस संजीदगी के साथ हम ये सुन रहे हैं कि ये तजवीज़ नहीं है बल्कि ये फ़ैसला है, फ़र्क इससे पड़ता है या ये देखना ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन कितनी देर में होता है और ये तरमीम कब लाई जाती है। साथ में सदारती निज़ाम को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की भी चमगोइयाँ सुनी जा रही हैं, तो क्या वो भी फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपका एक निज़ाम पे इस वक्त इत्तफाक राय मौजूद है, वो है पार्लिमानी निज़ाम। 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो सदर उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पहले सदर थे इंटरिम पीरियड के लिए, तो उनकी ज़ाती तौर पे रिपोर्टेडली ख्वाहिश यही थी कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में आए, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो सका था। तो बिलाखिर इत्तफाक राय पार्लिमानी निज़ाम पे हुआ। अब अगर आप उसको सदारती में बदलना चाहते हैं तो एक्चुअली आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं। फिर तो आपको पहले नई कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इलेक्शन कराना पड़ेगा। वो दस्तूर साज असम्बली वजूद में आएगी तो फिर वो इस तरह के बुनियादी फैसले कर सकती है कि सदारती के बजाय पार्लिमानी के बजाय सदारती निज़ाम हो और उसमें सूबे कितने हों। इस असम्बली से इतने बड़े फैसले करवाना तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी मुश्किल से इत्तफाक राय बना था। ये दोबारा से इत्तफाक राय हो पाएगा या नहीं, तो ये ख़तरनाक प्रोपोजिशन है कि आप दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी तब्दीलियाँ कर लें। बिल्कुल सही।
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडॉट हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि आइनी तौर पर अगर इसको तकसीम कर भी दिया जाता है तो क्या वसाइल की तकसीम हो पाएगी, मसाइल हल हो पाएंगे और इसका इंतज़ामी ढांचा क्या होगा, किस तरह से इसको तश्कील दिया जाएगा, इस सब पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गौर तलब हैं, जिन पर काम होना बाकी है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आपको बताते हैं कि बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को दुनिया के मुनफरिद सयाहती मकामात में शामिल करते हुए उसके बर्फ़पोश पहाड़ों, पुरसकून वादियों, कदीम तहजीब और मुहिम जोई के मौक़े को उजागर किया है। और मारूफ ट्रैवलर हैं, राइटर्स हैं बेन डेक टैलन, उन्होंने सारा मार्शल ने अपने खसूसी फ़ीचर में शिमाली पाकिस्तान, वादी हुंजा और बुलंद ग्लेशियर्स, शाहराए कराक्रम और कराक्रम हिमालय हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिलों का भी खसूसी जिक्र किया है। बिल्कुल, और खसूसी ट्रैवल फीचर में शिमाली पाकिस्तान के दिलकश मनाजर उनको दिखाया गया है, उसका जिक्र भी किया गया है, जहाँ पर कराक्रम के बर्फ़पोश पहाड़ों की कई चोटियाँ हैं, 25,000 फुट से भी बुलंद ये चोटियाँ। खसूसी सियाहती मजमून में पाकिस्तान को हकीकी मानों में बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन करार दिया गया है और खूबसूरत वादी हुंजा का जिक्र है। इसमें बुलंद ग्लेशियर्स हैं, जंगली फूल हैं, इनसे भरे मैदानों और शाहराए कराक्रम को नुमायां तौर पर दिखाया गया है, जो कि हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, खूबसूरत और खिला हुआ, जो कि पूरी दुनिया अब इसको देख भी रही है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इसे रिपोर्ट किया जा रहा है जाने माने अखबारात की तरफ से, पब्लिशर्स की तरफ से। बिल्कुल जी, तो हम तमाम उन टूरिस्ट को मद्दू करते हैं, बल्कि वेलकम हैं बड़ी ही गर्मजोशी के साथ कि वो आएँ और पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा ज़रूर देखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।